हेलो 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 हेलो, am I audible and visible? एक बार बता दो अब, am I audible and visible? हेलो, यस, ऑडिबल विजिबल पक्का? नाउ ऑडिबल। एक पोल क्रिएट कर देता हूँ, ऑडिबल एंड विजिबल अगर हैं तो एक बार बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी के नाम ही ले रहा था अभी तक। किसी ने पूछा था मनी मल्टीप्लायर मनी सप्लाई इक्वल होते हैं क्या? नहीं, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट अलग है, मनी सप्लाई का अलग है। मनी सप्लाई डिवाइड बाय हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, वो कॉन्सेप्ट हमने सीखा भी था। यस यस, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन, प्लीज ज्वाइन द क्लास, बी रिलैक्स्ड। एंड अभी तक कोई भी डाउट है तो पूछिए, एनीवेयर एनी डाउट प्लीज आस्क मी। इन द first 5 minutes of the class you can ask any doubt, you can ask any doubt anytime, but yes, any doubts till now? डाउट्स ना आने के दो वजह, या तो आपको सब समझ में आ रहा है, विच इज हाईली द केस कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, दैट इज माई कॉन्फिडेंस। एंड द सेकेंड इज कि आप पढ़ के नहीं आते इसलिए आपको डाउट नहीं होते। तो आई थिंक कि आपको डाउट्स इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सब समझ लिया। दैट विल बी द केस, तो दैट विल बी द much more expected thing to assume. उत्कर्ष सब पर आएंगे, सब पर आएंगे, आपको समझ में आएगा सब कुछ, टेंशन मत लीजिए। जब आरआरबी करेंगे तो आरआरबी की बात करेंगे, मिक्स नहीं करने का। तो क्लास स्टार्ट करें? यस सर, आज क्या बात है, आप लोग सब लोग पहले से ही अपना मैनिफेस्टेशन आते ही लिख देते हो। चलो भाई, जो लोग अभी तक अपना मैनिफेस्टेशन नहीं लिखे हैं, एक बार क्लास के स्टार्ट में बोल दो जोश कैसा है, पढ़ने का जोश कैसा है अभी इस समय पर, एंड क्या मैनिफेस्टेशन है। अपना मैनिफेस्टेशन जल्दी से लिख दो। व्हाट्स योर मैनिफेस्टेशन, जल्दी से लिख दीजिए भाई। 90% प्लस एक्यूरेसी इन इकोनॉमी, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन विल बी एबल टू सॉल्व 18 to 19 क्वेश्चन, दैट टू करेक्टली एंड विथ ईज। दैट्स आवर मैनिफेस्टेशन, दैट्स आवर पावर। सब लोग रिकॉलिंग करके आए हैं? एक बार मुझे जल्दी से बोल दो, रिकॉलिंग करके आए हैं क्या? रिकॉलिंग करके आए हैं क्या? और मैंने सुना है कि भाई अपनी वीडियोस पायरेट हो रही हैं, कुछ लोग पायरेटेड कंटेंट देख रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि देख लो, कोई बात नहीं, लेकिन इस पायरेटेड कंटेंट से भला नहीं हो सकता है, आउटपुट नहीं आएगा। जिस तरह से अगर आप कर्म करते और आपको आपके काम का फल नहीं मिलता और आपके कर्म का फल कोई और ले जाता, तो आप तो बहुत गालियां देते ऊपर वाले को। ऊपर वाले से आप कहते हैं कि हे भगवान, सब काम मैं करता हूं, फल कोई और ले रहा है। तो आप पायरेटेड कंटेंट देखकर आप सही कर रहे हो? सोच लो, आप सोच लो। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया, चलो आपको भी पढ़ा दिया, लेकिन आप क्या सही कर रहे हैं, सोचिएगा। प्लीज डोंट डू पायरेसी, डोंट वॉच। अगर आपके पास पायरेटेड वीडियोस आ रही हैं और ये बात अगर आप मेरी सुन रहे हैं, तो डोंट डोंट वॉच पायरेटेड वीडियोस। इंस्टेड, भाई ऐसा तो नहीं मैं आपसे 3 लाख रुपए ले रहा हूँ, 2999 का कोर्स है। अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो इससे अच्छा कंटेंट मत देखिए, ना देखना ज्यादा बेटर है, उससे आपका लक फैक्टर ज्यादा रहेगा। ऊपर वाला कम से कम ये तो कहेगा कि आपने सही चीज कर कर आप एग्जाम देने गए हो। तो प्लीज पायरेट ना करें, और जो पायरेट कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, कितना बड़ा बिजनेस बना लोगे, क्या कर लोगे पायरेट करके? ठीक है, अगर चोरी का माल खुद का अपना बताकर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा बन जाओ, पैसे तो आ जाएंगे। किसी दिन बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल जाना पड़ा तो जितनी हराम की कमाई है सब निकल जाएगी। तो मेरी बातों को मजाक में मत लेना, समझ में आएगा एक दिन। मैं क्या समझा सकता हूँ, मैं बड़ा छोटा इंसान हूँ, समझाएगा ईश्वर, ऊपर वाला समझाएगा। जिस दिन ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी उस दिन ये मत कहना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उस दिन ये कहना कि मेरे साथ सही हो रहा है, मैंने तो कर्म भी ऐसे कर रखे। ये मेरी बात याद रखना तुम। चलो बाकी लोग आइए, मैं आपके लिए जो हम पढ़ रहे थे हम वो करते हैं। बाकी मैंने पायरेटेड वालों को बता दिया। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। आप ही लोग में से कई लोग मुझे बताते हैं
कि सर वीडियो पायरेट हो रही हैं, आप ही मुझे मेल कर देते हो कि सर ये चैनल है आपकी वीडियो पायरेटेड दे रहा है। थैंक यू फॉर डूइंग इट, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द ग्रेटेस्ट सोल इन दिस कलयुग, थैंक यू फॉर बीइंग दैट। इस कलयुग में अपनी प्योर सोल रखने के लिए थैंक यू सो मच। ये रखना बड़ा मुश्किल है, पर ये रखा जा सकता है, और देखिएगा इसका फल आपको जरूर मिलेगा एक दिन। ऊपर वाला आपको हर एक चीज, हर एक कर्म जो आप कर रहे हैं, क्योंकि कर्म जब होगा तो फल की चिंता आपको नहीं करनी, फल की चिंता ईश्वर आपकी करेगा। चलिए, रिकॉल क्या आप करके आए हैं? रिकॉलिंग करके आए हैं? हम ये समझ रहे थे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, उसके लिए आरबीआई का काम है, प्राइमरी वर्क है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, प्राइमरी वर्क है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एंड दूसरा वर्क है इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना। आरबीआई ये दोनों काम करता है बाय कंट्रोलिंग दी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। फिर हमने मनी सप्लाई में पढ़ा M1, M2, M3, M4। हमने इससे अच्छा क्या किया, इनको पढ़ने के बाद क्या किया, अपना एक सिस्टम क्रिएट किया, सिस्टम पे सिस्टम। तो हमने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया, सिस्टम क्रिएट करके हमने मनी सप्लाई समझी, और यहीं पर यह भी समझा कि मनी मल्टीप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, और उसके लिए उसके पास कुछ टूल्स हैं। दो तरह के टूल्स हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, एक क्वालिटेटिव टूल्स हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने पढ़ा CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्हीं को हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। देन हमने पढ़ा MSF, बैंक रेट भी पढ़ा बिल्कुल, MSF, SDR, SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF, एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं GSAP। क्या बोलते हैं? GSAP। ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स हमने पढ़े, जिससे आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, यानी 2 to 6% की रेंज में है, तो आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ पर कंसंट्रेट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसंट्रेट करेगा। यस पक्का यहां तक सब कुछ समझ में आया है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? अंडरस्टूड? हाँ, ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सर आप ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे भूल सकते हो? ओपन मार्केट ऑपरेशन, और यहीं पर हमने समझा था ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट, क्या मजेदार कॉन्सेप्ट था भाई ऑपरेशन ट्विस्ट। चलिए एक सवाल कर लेते हैं इसी बात पर, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस सवाल का जवाब मुझे जल्दी से पोल में दे दो। GSAP मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मनी सप्लाई फॉर पोस्ट कोविड रिवाइवल। Operation Twist main objective is to combat inflation and deflation. Operation Open Market Operation main objective is to make future borrowing cheaper for the government, for the companies. बताइए इसका आंसर क्या है? पोल में दे रहा हूं, I've created the poll. मैंने तीनों कॉन्सेप्ट से आपको एक मर्ज करके सवाल पूछा है। इसमें GSAP भी है, इसमें ऑपरेशन ट्विस्ट भी है, इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है।
सर फिर से नहीं देखा आदर्श, यूपीएससी तुम्हें देखना भूल जाएगा, और कोई बात नहीं बेटा। सुधरोगे नहीं तो या तो मैं तुम्हें सुधारूंगा, और सुधरोगे नहीं तो यूपीएससी तुम्हें फेल करके सुधार देगा। देखो सुधरना तो पड़ेगा। मात्र 23% लोगों को करेक्ट है, 23% करेक्ट। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद, एक भी डाउट ना होने के बावजूद ओनली 23% लोगों के करेक्ट हैं, रेस्ट 73% के जवाब इनकरेक्ट हैं। क्यों सर? नोट नहीं देखा। पर क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? सब कुछ आता है, सब पढ़ा है, फिर भी इस सवाल से आपको माइनस में ही तो मार्क्स मिलेंगे, इस क्वेश्चन से आपको माइनस में मार्क्स मिलेंगे। तो हो गया ना हमारा पढ़ा लिखा जीरो। जी सैप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज मनी सप्लाई। बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, टिक्का मार लिया। ऑपरेशन ट्विस्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ऑपरेशन ट्विस्ट का ये काम नहीं था, ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का काम था। ऑपरेशन ट्विस्ट का काम क्या था? जो इसका काम लिखा हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक फ्यूचर बोरोइंग चीपर फॉर दी कंपनीज। कंपनीज को फंड की प्रॉब्लम थी, उनकी बोरोइंग को सस्ता करना था, उनकी बोरोइंग को चीप करना था। व्हाट इज द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ कंपनीज? भाई अगर मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं 8% पर, तो मेरा कॉस्ट क्या है? 8% मुझे वापस करना है। तो अगर इंटरेस्ट कम करना है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड यील्ड को कम करेगा ऑपरेशन ट्विस्ट, जिसकी वजह से मैं लो इंटरेस्ट रेट पर अपने बॉन्ड इशू कर सकता हूं। तो कंपनीज के लिए फ्यूचर बोरोइंग चीपर करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन ट्विस्ट करेगा। यानी 2 का ये लिखा है, 3 का ये लिखा है, यानी ये दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। पूछा है नॉट करेक्ट, तो आंसर इज बी 2 and 3। भाई कितने लोगों का गलत हो गया? अपना नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और मुझे बताइए इसमें क्यों गलत हुआ। एक रीजन हो गया नॉट करेक्ट है, और कोई रीजन है क्या? आप जब तक बताएंगे नहीं समझ नहीं आएगा मुझे भी। और कोई रीजन है क्या? सब समझने के बाद भी गलतियां कैसे हो सकती हैं? तो ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स गो टू क्वालिटेटिव मेथड। सर नॉट की वजह से, नॉट की वजह से, अरे क्यों भाई नॉट की वजह से? नॉट नहीं देखा सर, नॉट नहीं देखा। तो नॉट देखना चाहिए था, आपकी आंखें हैं या नहीं है? देखना चाहिए था ना। सवाल क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जब एक बार मैंने आपको बता दिया डायरेक्टिव वर्ड्स पढ़ने हैं, प्रेरणा डायरेक्टिव वर्ड्स बिना पढ़े करेंगे तो कैसे बात बनेगी? चलिए क्वालिटेटिव मेथड्स पर चलते हैं। क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड क्या है? जिनकी क्वांटिटी में चेंज करें। सीआरआर 3% है तो 5% कर दो, रेपो रेट 4% है तो 2% कर दो। क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं। पर दीज आर कॉल्ड क्वालिटेटिव मेथड, इनकी क्वालिटी में चेंज करेंगे। सर क्वालिटी में कैसे चेंज करते हैं? बिल्कुल बताएंगे। हेडिंग डालिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। हेडिंग डालिए रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। उससे पहले कुछ लिख लीजिए क्वालिटेटिव मेथड में। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन टू अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लोन to a particular sector of the economy, and they are also called as selective credit tool. Selective credit tool, they are also called as selective credit tool. So distribution of loan to a particular sector of the economy, and they are also known as selective credit tool. क्वालिटेटिव का मेथड होता है, मतलब होता है, क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है आप लोन के अमाउंट में चेंज नहीं करोगे। अमाउंट में चेंज करते तो क्या होता? अमाउंट में चेंज करते तो क्या होता? वो क्वांटिटेटिव हो जाता। लोन के अमाउंट में चेंज नहीं कर रहे हैं हम, लोन की क्वालिटी में चेंज कर रहे हैं। लोन की क्वालिटी में चेंज कर रहे हैं। क्या सभी को लोन मिल पा रहा है? क्या जिनको जरूरत है, जिनको नेसेसिटी है,
उनको भी लोन मिल पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू टू मेक श्योर दैट द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन also get the loan? Quality of loan. That's why it is written distribution of a loan to a particular sector of the economy. That's why they are known as selective credit tools. अभी और समझ में आएगा, अभी और समझ में आएगा जब आपको मैं पहले समझाता हूं rationing of credit. rationing of credit. rationing of credit. यहां पर एम क्या है? एम ये है कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन इनइक्वालिटी भी कम हो जाए। एम क्या है? इन्वेस्टमेंट बढ़े, बिल्कुल, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, बिल्कुल, लेकिन इनइक्वालिटी भी कम हो जाए। कैसे? मैं आपको समझाता हूं थ्रू एन एग्जांपल, आप समझिए। जैसा जैसा मैं आपसे कहूंगा वैसा वैसा आपको समझना है। आप इस समय पर एसबीआई के चेयरमैन हैं, यू आर द चेयरमैन ऑफ एसबीआई and you have only 50 lakhs rupees at your disposal. आपके डिस्पोजल पर 50 लाख रुपीज है फॉर द क्रेडिट पर्पस, मतलब लोन देने के लिए आपके पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। 50 लाख रुपए आपके पास है लोन देने के लिए। एक समय पर आपके पास एक बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बिग बिजनेसमैन लाइक रतन टाटा इटसेल्फ। तो बिग बिजनेसमैन आते हैं एक समय पर आपके पास, और दूसरे समय पर, दूसरे टाइम पर मैं आता हूं तुषांत यादव। मैं छोटे से छोटा बिजनेस, बहुत स्मॉल बिजनेस है, मैं उसका ओनर हूं, और एक टाटा जैसी कंपनी के ओनर हैं रतन टाटा साहब। हम दोनों लोग आपके पास अप्रोच करते हैं कि हमें 50 लाख रुपीस का लोन चाहिए, 8 to 9% इंटरेस्ट रेट हम पे करने के लिए तैयार हैं, जैसा आपका इंटरेस्ट रेट है साहब, और हमें 3 साल के लिए लोन का अमाउंट चाहिए। एज अ चेयरमैन ऑफ एसबीआई, आप अगर ये 50 लाख रुपीस का लोन देना चाहते हैं तो आप मुझे और टाटा साहब में किसको चूज करेंगे देने के लिए? यानी ये लोन आप किसको देंगे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप मुझे दोगे या आप टाटा साहब को दोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट है वाई, क्यों दोगे? क्यों? तो आपके पास दो लोग आए, दो कस्टमर हैं आपके पास, रतन टाटा साहब आपके एक कस्टमर है, और एक समय पर मैं कस्टमर हूं। आप किसको लोन देना प्रेफर करेंगे? थैंक यू चित्रा फॉर गिविंग मी द लोन। सौम्या जी थैंक यू। लॉजिकली बताइए अब क्यों? क्यों देंगे आप? आप मुझे देंगे तो क्यों देंगे, और टाटा साहब को देंगे तो क्यों देंगे? करेक्ट नेहा। अगर आप सब लोग एक वेरी गुड मैनेजर हैं एसबीआई के, तो आप मुझे लोन नहीं देंगे। आपका सिर्फ एक काम है कि बैंक जब लोन दे तो इंटरेस्ट तो सेम मिल रहा है, सेम पीरियड के लिए ले रहे हैं, सेम अमाउंट ले रहे हैं, पर आपको चेक करना पड़ेगा किसको लोन देने से रिस्क कम है बैंक का, किसको लोन देने से रिस्क कम है बैंक का। यानी रिस्क कम होगा बैंक का, तो जाहिर सी बात है बैंक का पैसा वापस आने के, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस आने के ज्यादा चांसेस हैं। यानी जो लोन, जो असेट बैंक अपना देगा हमें, उसका एनपीए बनने के चांसेस कम से कम होने चाहिए। इसलिए बड़ा बिजनेस को गिरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं तो छोटा सा बिजनेस हूं, मैंने आज रुपए लिए आपसे, हो सकता है 1 साल के बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि मैं स्मॉल बिजनेस हूं। लेकिन बिग बिजनेस को गिरने में भी दे विल टेक ग्रेट टाइम, दे विल टेक मोर टाइम। दैट्स व्हाई एज अ एसबीआई मैनेजर, जिन्होंने मेरा नाम लिया थैंक यू सो मच, बट एज अ एसबीआई मैनेजर you need to think from the perspective of a bank, and bank wants its money to come back with interest, and the risk in this circumstances is lower in the case of Ratan Tata साहब। आई होप आप हम दोनों में से स्मॉल और बिग बिजनेसमैन के कंपैरिजन में आप लोन बिग बिजनेसमैन को दोगे। मतलब किसको लोन नहीं मिला? मेरे जैसे आदमी को लोन नहीं मिला, स्मॉल बिजनेस वाले को लोन नहीं मिला, मतलब मैं इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मेरी वजह से जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा जो मैं कंट्रीब्यूशन देता। मतलब मैं इस लोन से मैं अपने आप को ग्रो करता और अपने आप को बढ़ाता, इन्वेस्टमेंट करता इकोनॉमी में, तो जीडीपी बढ़ता।
टाटा साहब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, पर मेरे इन्वेस्टमेंट करने से और टाटा साहब के इन्वेस्टमेंट करने से बड़ा अंतर है। टाटा साहब इन्वेस्ट करेंगे और जब एक समय पर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि मैं बहुत स्मॉल हूं, मैं बहुत छोटा हूं, तो हमारे और टाटा साहब के बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो इनकम की इनइक्वालिटी है, अगर मैं भी बड़ा बनूंगा तो टाटा साहब और मेरे बीच की इनइक्वालिटी भी कम होगी। मतलब अगर इकॉनमी में वो जो लोअर तबके के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, लोअर इनकम स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर उसको लोन नहीं मिलेगा और वो ग्रो नहीं कर पाएगा तो फिर इनइक्वालिटी कैसे कम होगी? फिर इनइक्वालिटी कैसे कम होगी? चलो, अगर ये केस समझ गए तो चलो फिर से एक बार तुम्हें मैनेजर बना के देखता हूं तुम्हारी स्किल कितनी अच्छी है। फिर से तुम एसबीआई की मैनेजर हो, फिर से तुम एसबीआई की मैनेजर हो, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं लोन देने के लिए एट द रेट ऑफ 8 to 9% फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। बट इस समय पर जो दो पार्टीज आपको अप्रोच कर रही हैं, वन इज मी, स्मॉल बिजनेस का ओनर, एंड द अदर इज फार्मर, अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अब आप मुझे बताइए, एज अ चेयरमैन ऑफ एसबीआई, आप किसको पैसा लेंड करेंगे? आप मुझे करेंगे या ये प्यारे से फार्मर को लेंड करेंगे? Now this time is me. Yes, this time you will, in comparison to a farmer, you will lend your money to me. Why you lend your money to me? Because फार्मर की रिटर्न करने की कैपेसिटी, टू रीपे द लोन कैपेसिटी रीपे करने की कम है, मेरी कैपेसिटी रीपे करने की ज्यादा है। मतलब फार्मर के साथ रिस्क ज्यादा है और मेरे साथ इश्क ज्यादा है, रिस्क कम है। तो मेरे साथ अगर रिस्क कम है तो यू विल प्रेफर, वही सेम लॉजिक जो उधर लगाया था, यू विल प्रेफर कि यू विल गिव मी लोन ऑफ 10 लाख रुपीज। और इस केस में फार्मर को लोन नहीं मिला, फार्मर कैसे ग्रो करेगा? और फार्मर ग्रो नहीं करेगा तो इनइक्वालिटी कैसे कम होगी? फार्मर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करता, जीडीपी ग्रो होती, साथ में जीडीपी तो मेरी वजह से भी ग्रो होगी, पर फार्मर जब ग्रो करता, फार्मर जब इन्वेस्टमेंट करता, फार्मर जब ग्रो करके बड़ा बनता तो इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होती, which means we are improving the quality of loans। मतलब अगर हम कुछ ऐसा करें कि फार्मर को भी लोन मिल सके, हम कुछ ऐसा करें कि SC ST को भी लोन मिल सके, हम कुछ ऐसा करें कि वुमेन को भी लोन मिल सके, हम कुछ ऐसा करें स्टार्टअप को भी लोन मिल सके, हम कुछ ऐसा करें ओबीसी को भी लोन मिल सके, हम कुछ ऐसा करें कि जब लोअर स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन को लोन मिल सके, विच मींस वी आर नॉट चेंजिंग द अमाउंट, चेंजिंग द क्वांटिटी नहीं कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द लोन्स, ताकि लोन सबको मिल सके, लोन सबको मिल सके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि जीडीपी में जब आप लोन दोगे, क्रेडिट दोगे, तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, जीडीपी ग्रो होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पर इनइक्वालिटी कब रिड्यूस होगी? व्हेन यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लोन्स, व्हेन यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लोन्स। एंड दैट्स व्हाई टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लोन्स we have introduced a concept that is called priority sector lending। ऐसे सेक्टर को पैसा लेंड करो जो प्रायोरिटी में है, जो प्रायोरिटी में है। इसलिए हमने क्या कहा था, इसको क्या बोला था? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का रैशनलाइजेशन करो, उसके पास भी क्रेडिट पहुंचाओ जिसको उसकी ज्यादा जरूरत हो। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट, रैशनिंग करो कि इतना तुम्हारे पास, इतना तुम्हारे पास, इतना इनके पास भी जाना चाहिए, इतना इनके पास भी जाना चाहिए। इसलिए उन सेक्टर को जो हमारी प्रायोरिटी में है, उन सेक्टर को हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो मैंने आपको रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में समझाया है, जो आपको मैंने रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में समझाया। चलिए जल्दी से ये देख लीजिए, पहले ये कोटा था कि इतना जाना चाहिए था, सितंबर 2020 में चेंज किया था, तो अब आप सिंपल ये लिख लीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। पहले ये था, बाद में सितंबर 2020 में चेंज हो गया था,
तो डायरेक्टली आप इधर वाला लिख लीजिए। हर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक को जितना भी वो लोन देता है उसका 40% उसको प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। अगर बैंक 100 रुपए का लोन देता है तो 40 रुपए का लोन किनको जाना चाहिए? इन प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। लेकिन 40 रुपए में 40% में भी 12% वीकर सेक्शन को, SC ST वुमेन PH माइनॉरिटीज को, 8% एग्रीकल्चर में सभी फार्मर्स को, ऑल स्मॉल एंड बिग, लेकिन 10% स्पेसिफिकली फॉर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस, खादी विलेज इंडस्ट्रीज एंड 2.5% फॉर ऑल अबव प्लस MSME, PM आवास योजना, एक्सपोर्टर्स एंड अदर्स। एक बार मैं जूम कर देता हूं, मैं गायब भी हो जाता हूं। प्लीज राइट डाउन दिस, लिख लीजिए इसको। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कॉन्सेप्ट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी में इन सेक्टर्स को रखते हैं लेंडिंग पर्पस के लिए। यानी बैंक जब भी 100 रुपए का लोन देगा उसमें से 40 रुपीज का लोन इनके पास जाना चाहिए। वो भी सबका एक कोटा दिया है, उस कोटे के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। लिखने के बाद डन बोलेंगे सर कि हमने सर बना लिया, डन है। यस यस, ये इसको भी जूम कर दूं। अदर्स में लाइक स्टार्टअप आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आता है, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स आते हैं। इसको लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हो। स्टार्टअप, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर। स्टार्टअप, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर। अभी इस साइड वाला दिखाएंगे, अभी इस साइड वाला दिखाएंगे। ये अभी दिखा रहा हूं मैं, पहले ये तो लिख लो, इधर वाला ये पूरा बना लो। डन हो जाए तो एक बार सब लोग डन बोल दीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो गए। ये कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये कॉन्सेप्ट 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कल इकोनॉमी की क्लास है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। कल भी इकोनॉमी की क्लास है, सैटरडे को भी, और संडे को भी इकोनॉमी की क्लास है। मैंने कहा था ना मुझे मार्च में कहीं जाना है, तो उस दिनों की भरपाई, उन वीक डेज की भरपाई में एक एक करके संडे में कर रहा हूं, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो भाई। मैं चाहता तो छोड़ भी सकता था, चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं करवाता हुआ चल रहा हूं आपको पहले से। 1968 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने। 40% लोन पहले सिर्फ 3 लोगों को देना था, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्टर्स। 1985 में एक्सपोर्टर्स को ऐड किया गया था। तो 68 में सिर्फ 2 लोग थे, एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को 40% का क्रेडिट जाना चाहिए, लोन जाना चाहिए। yes.
एक्सपोर्टर 1985। नहीं प्रिया, संडे को नहीं, वो मंडे को होंगी हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं। आई थिंक वो एक संडे को है, एक बाकी मंडे को है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई, 40% लोन इनको, और ओवर द इयर्स फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्रायोरिटी सेक्टर्स में धीरे धीरे लोगों को ऐड किया गया, इसी लिस्ट में लोगों को ऐड किया गया। 2019 में 2019 में आरबीआई की जो यूके सिन्हा कमेटी थी ऑन एमएसएमई लोन रिफॉर्म्स, उसने कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हमें और रिफॉर्म चाहिए। तब जाके 2020 में ये रिफॉर्म किए गए। क्या रिफॉर्म किए गए कि भाई वीकर सेक्शन का कोटा बढ़ाया गया, एग्रीकल्चर का क्यूमुलेटिव 18% पहले भी था, 18% अभी भी है, पर इंटरनली चेंज कर दिया गया। ऑल स्मॉल एंड बिग का पहले 10 था, उनको 8 कर दिया गया। मार्जिनल और स्मॉल का पहले 8 था, उनको 10 कर दिया गया। जो माइक्रो एंटरप्राइज खादी विलेज नर्सरी उनका सेम रखा गया, और ऑल अबव और इन सब को मिलाकर जितना 4.5% का था उसको कम करके 2.5% कर दिया गया। सो ये चेंजेस किए गए। वेटेज टू पुअर डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया। यस, अब आइए, अगर 2020 का ये रिफॉर्म देखा आपने, सितंबर 2020 का ये रिफॉर्म देखा आपने कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये किया गया, साथ में और भी रिफॉर्म किए गए, साथ में और भी रिफॉर्म किए गए। इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स का कोटा 40% था, 40% ही रखा गया, कोई भी चेंज नहीं किया गया। लेकिन सिर्फ एक का चेंज किया गया। तो आरआरबी का कितना था, 75%, उसका भी 75%। स्मॉल फाइनेंस बैंक का 75%, उनका भी 75% रखा गया। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का पहले 40% था, उसको इंक्रीज करके 75% किया। यानी चेंज एक जगह पर हुआ कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 40% पीएसएल था, उसको 75% से 75% तक कर दिया गया। मींस 35% इंक्रीज कर दिया गया, 35% इंक्रीज कर दिया गया। तो रीजनल रूरल बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नॉर्म कितना है, 75%। पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरह 40% हुआ करता था, पर अब वो कैसा हो गया है, आरआरबी एसएफबी जैसा 75% ये भी हो गया है। मतलब क्या है कि अगर ये लोग 100 रुपीज का लोन देते हैं तो 75 रुपीज का लोन किसको जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। ये भी टेबल बना लीजिए। यस, small and marginal farmers. Today's India's 85% of the farmers or 86% of the farmers are small and marginal farmers. Small वो farmers है जिनकी जमीन आई थिंक 2 हेक्टेयर के पास होती है, 0.002 से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है, उनको हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। तो अगर आपकी जमीन 2 हेक्टेयर तक है तो आप भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में काउंट होंगे। तो अप्रॉक्स 86% of the farmers are small and marginal farmers. आई होप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और डिफरेंट बैंक्स का क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स हैं वो भी क्लियर है, कोटा कितना है वो भी क्लियर है। यस, ब्लू पेन वाला शो कर दे, लो भैया ब्लू पेन वाला शो कर दिया। वेटेज टू पुअर डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि जो गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पुअर डिस्ट्रिक्ट है, उनको ज्यादा लोन दिया जाए, उनका वेटेज बढ़ा दिया कि बैंक को ट्राई करना चाहिए उन डिस्ट्रिक्ट्स को लोन मिले जिनके पास, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको भी लोन मिले ताकि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, ताकि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो। यहां तक क्लियर है सब कुछ। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ। नहीं, ग्रीन वाली टेबल नहीं बनानी है, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वाली टेबल नहीं बनानी है। बस आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स देश में कितने हैं। टोटल फार्मर्स का 86%,
86% is small and marginal farmers. Means our farmers are very small in nature. लैंड फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, लैंड फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है. यस सर, डन हो गया, डन, ओके. एक और कॉन्सेप्ट लिखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट. PSLC, सीम और सर्टिफिकेट. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सर्टिफिकेट का क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी हम किसी को टारगेट देते हैं, कुछ लोग टारगेट ज्यादा अचीव कर लेते हैं. किसी को हमने बोला कि 40 रुपीज आपको अर्न करके लाने हैं, वो लेकर आया 60 रुपीज अर्न करके. किसी से हमने बोला था 40 रुपीज अर्न करके लाने हैं, वो लेकर आया 20 रुपीज अर्न करके. मतलब जब भी हम कोई टारगेट किसी को देते हैं तो कोई ओवर अचीव करता है, कोई अंडर अचीव करता है, कोई ओवर परफॉर्म करता है, कोई अंडर परफॉर्म करता है. तो अगर सभी बैंकों को टारगेट दिया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, तो सभी बैंकों के पास प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स को पूरा करने के लिए ऑब्लिगेशन है. लेकिन वहीं पर क्या होगा, कोई बैंक ओवर अचीव करेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक ओवर अचीवर है, मतलब इसने जो लोन दिए हैं मोर देन 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर को दिए हैं. लेकिन वहीं पर एसबीआई ने अंडर अचीवर है, उसने लेस देन लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को दिए हैं, लेस देन 40% लोन दिए हैं. तो एसबीआई क्या कर सकता है, आईसीआईसीआई ने जो ज्यादा दिया है उसका सर्टिफिकेट ले सकता है और सर्टिफिकेट एसबीआई को मिल जाएगा. और एसबीआई इस चेंज में, इस प्रोसेस में, इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद एसबीआई आईसीआईसीआई को कुछ पैसा दे देगा. मतलब आपको अपना कोटा पूरा करने के लिए आप सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं. जो ओवर अचीवर है, क्योंकि उसने ओवर अचीव किया है, तो वो चाहे तो आपको सर्टिफिकेट इशू करके दे सकता है कि भाई एसबीआई आप मुझसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL सर्टिफिकेट ले लो और मुझे इसके बदले पैसा दे दो. और इस सर्टिफिकेट का ट्रांसफॉर्म, इस सर्टिफिकेट का लेन देन कहां होता है? आरबीआई का ई-कुबेर पोर्टल है जहां से ट्रांजैक्शन होता है. तो इस सर्टिफिकेट को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट. एवरेज के कॉन्सेप्ट की याद आ गई. तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट में आईसीआईसीआई बैंक ओवर अचीवर है और एसबीआई अंडर अचीवर है. तो एसबीआई को जितना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, जितना, लेट्स से उसने 30% अचीव किया है तो 10% उसको चाहिए, तो 10% वो कहां से ले सकता है? आईसीआईसीआई से 10% का सर्टिफिकेट ले सकता है और आईसीआई को कुछ पैसे दे देगा, आईसीआईसीआई को कुछ पैसे दे देगा. और ये कहां पर लेन देन होगा? ये आरबीआई के ई-कुबेर पोर्टल पर ये लेन देन होगा. दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट. इसको ऐसे ही बना लीजिए, बस अपने आप समझ में आ जाएगा. ये सर्टिफिकेट लेने क्यों जरूरी है, मैं आपको समझाता हूं. अगर आपने प्रायोरिटी सेक्टर के ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है. फॉर एग्जांपल पेनल्टी कैसे लगती होगी, आप एक बात समझिए. मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फंड है. फंड मतलब ऐसे फंड होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं. तो रूरल के, अगर गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है तो एक फंड है जिसका नाम है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ये 1995-96 में आया था और इसको कंप्लीट हो रहे हैं 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. तो रूरल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो फंड बनाया गया है उसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ये फंड किसके अंदर आता है? ये नाबार्ड के अंदर आता है. एंड दिस इज फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए. ये किसके लिए? एग्रीकल्चर एंड रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए. यस. दूसरा फंड है अर्बन के लिए, उसका नाम है UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ये बजट 2023 में आया था. ये नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत है और ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन Tier 2, Tier 3 सिटीज में डेवलप करने के लिए. तो जब भी किसी बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का शॉर्टफॉल आता है तो उसको उतना पैसा UIDF में सबमिट करना पड़ता है और उस पैसे को लॉन्ग टर्म, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उनका पैसा स्टक हो जाता है.
लॉन्ग टर्म के लिए उनका पैसा स्टक हो जाता है। तो इससे अच्छा है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का शॉर्टफॉल ना रहे, इससे अच्छा वो सर्टिफिकेट ले लें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का सर्टिफिकेट ले लें। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए RIDF है, UIDF है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो शॉर्टफॉल होता है वो कहां जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जाता है वो पैसा, और वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है क्योंकि तो वो लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स में लग रहा है, इसलिए वो लॉन्गर समय के लिए स्टक हो गया है। और यही बैंकों के लिए सबसे खराब बात है, बैंक इस बात से चिढ़ते हैं। इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका शॉर्टफॉल है तो आप धीरे से जाओ RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेट ले लो और जिसने ओवर अचीव किया है उसको पैसे दे दो। यस, पक्का? I have repeated 2 times. I hope it's clear now. Yes, वैभव, क्लियर है एकदम? इसको बना लीजिए प्लीज। UIDF के बाद वाला बताता रहा, UIDF बजट 2023 में आया था, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन टियर 2 टियर सिटीज, टियर 3 सिटीज के डेवलप करने के लिए। UIDF में पैसा कहां से डाला जाता है, तो UIDF का एक पैसे का सोर्स ये भी है कि अगर कोई बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट अचीव ना कर पाए, अगर उसमें शॉर्टफॉल आ जाए, तो उतना पैसा बैंक को UIDF में डालना पड़ता है, जो कि लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि लॉन्ग जेस्टेशन के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, उनमें उनका पैसा स्टक हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पैसा देने से तो अच्छा है कि बैंक अपना पैसा RBI की ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेट को बाय करने में लगा दे। वही समझाया मैंने। अंडरस्टूड? पक्का? ये लिख लिया, ये डन है, ये डन है। ये सवाल देखो 2013 का था। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट लेंडिंग टू whom? एग्रीकल्चर, MSME, वीकर सेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। अब ये भी कुछ लोग गलत कर देंगे, पोल दे देता हूं, देखता हूं भाई। Priority sector lending by banks in India constitute the lending to इसमें भी किसी ने बी टिक मार दिया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आंसर इज डी, एग्रीकल्चर, MSME, वीकर सेक्शन, तीनों है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ओके, चलिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन क्वालिटेटिव मेथड इज वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक काम करिए, पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको ये जो लिखा है एक बार समझा देता हूं। मैं थोड़ा छुप जाता हूं और आपको जो लिखना है एक बार लिख लीजिए, लिखते लिखते ही आधा समझ में आ जाएगा। लिखिए इसको। It means RBI may instruct bank time to time to raise margins on the loans for the essential commodities
so as to prevent hoarding, speculation, and black marketing. For example, suppose a rice trader takes a loan from a bank against his recent crop of say rupees 20 lakh, against which say a bank will give him loan of 16 lakh at a margin of 20%. The trader may use this fund to buy more rice, which thereby may create a shortage of rice, and hence he may indulge in hoarding and black marketing. This means the bank loan helped him to speculate. In such cases, RBI may direct bank to raise margin to 60 to 70% or above, so that the capacity of a trader may get reduced. Variation in margin requirement बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट समझकर आपको बड़ी अच्छी चीज समझ में आएगी। मैं समझाऊंगा अभी, एक बार लिख लें तो जल्दी से डन बोल दे मुझे। ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रसवी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक बार जल्दी से बोल दो, लिख लिया तो प्रकट हो जाएं। पक्का लिख लिया? डन? डन राइटिंग? ओके, चलो, मैं भी इंतजार ही कर रहा था कि जल्दी से लिख लो। ये फार्मर है, पर पता है ये फार्मर बड़ा चालू फार्मर है। ही इज अ वेरी क्लेवर फार्मर। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? फार्मर के पास ये फील्ड है, इस फील्ड पर उसने क्या ग्रो किया है? राइस ग्रो किया है। लेट्स से राइस ग्रो किया है, यानी राइस ग्रो करने के बाद, अब ये ग्रो कर रहा है बाय द वे, ग्रो करने के बाद इनको ऐसा लगता है, इस फार्मर को, कि हमारा राइस अप्रोक्स 20 लाख रुपीस तक जो है मैं उसको सेल कर दूंगा। 20 लाख रुपीस मुझे मिल जाएंगे अपनी राइस का। भाई एक चीज समझो, लैंड सेल नहीं कर रहा है, लैंड पर जो ग्रो किया है राइस, फार्मर उसको सेल कर रहा है। ठीक है सर, आपने बोल दिया, आप समझ में आ गया। 20 लाख रुपीस का राइस सेल करेगा जब ये राइस पूरी तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन फार्मर को एक बार फार्मर ने राइस लगा दिया, सब कुछ कर दिया, फार्मर को लगा कि मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, तो उसको लोन चाहिए था। उसको लगा कि मे बी कुछ एडिशनल मुझे रिक्वायरमेंट हो, तो मैं जाता हूं बैंक से लोन मांगता हूं। मैंने कहा ना, एक क्लेवर फार्मर है, ये हमें बताएगा नहीं कि इसको क्या जरूरत है। अब ये फार्मर गया बैंक के पास, एसबीआई, उसके मैनेजर हैं आप लोग, उसके मैनेजर हैं आप लोग, एसबीआई के पास गया, एसबीआई के मैनेजर से बोला कि मुझे 20 लाख रुपए का लोन चाहिए साहब। तो मैनेजर साहब ने कहा 20 लाख रुपए का लोन? तुम्हें क्यों चाहिए भाई 20 लाख रुपए का लोन? ऐसे ही रिएक्शन होता है उनको। तो एसबीआई मैनेजर ने कहा कि तुम्हें कैसे दें 20 लाख रुपए का लोन, तुम्हारे पास क्या है?
तो फार्मर ने कहा कि साहब ये 20 लाख रुपए का लोन आप मुझे इसलिए दो क्योंकि मैं आपको कोलेट्रल ये देता हूं कि जो मेरी राइस की फील्ड है उसमें मैं जो राइस प्रोड्यूस कर रहा हूं वो 20 लाख रुपीस तक का आप इजीली सेल कर सकते हो उसको, अगर मैं आपका लोन रिपे ना कर पाऊं। तो मैनेजर साहब ने कहा कि अच्छा भाई 20 लाख रुपए का राइस तुम्हारे पास है, लैंड सेल करने के लिए नहीं बोल रहा, इसलिए मैंने क्या बोला, फार्मर लैंड को कोलेट्रल नहीं रख रहा है, कोलेट्रल किसको रख रहा है, राइस को कोलेट्रल रख रहा है कि मेरी राइस जो फील्ड में है वो 20 लाख रुपीस तक आप सेल कर सकते हो आराम से, नो इशू ऑन दैट पॉइंट, मैं उतना वो प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो मैनेजर साहब आप लोगों ने कहा कि ठीक है भाई फार्मर। तो मैनेजर साहब इनकी फील्ड में गए, पूरा इंस्पेक्ट किया, सब कुछ किया, और मैनेजर को लगा कि हाँ भाई कह तो ठीक रहा है, कह तो ठीक रहा, अप्रॉक्स 20 लाख रुपए तक का इसका राइस तो होगा। लेकिन मैनेजर ने कहा कि मैं आपको 20 लाख रुपए का लोन नहीं दूंगा। तो फार्मर ने बोला क्यों भैया, हमको 20 लाख रुपए का लोन क्यों नहीं मिलेगा। तो मैनेजर साहब ने कहा कि देखो ऐसा है ना बाबू, हमको एक मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। तो फार्मर ने कहा मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है मतलब, आपने कोलेट्रल रखा 20 लाख रुपए का, आपको लोन चाहिए 20 लाख रुपए का, हम आपको 20 लाख रुपए का लोन नहीं देंगे, आप जितना लोन मांग रहे हैं लेट से 20% का मार्जिन रखेंगे। तो 20% का मार्जिन मतलब 4 लाख रुपए का मार्जिन रखेंगे। मार्जिन अगर 4 लाख रुपए का है तो मतलब आप 20 लाख मांग रहे थे, मार्जिन 4 का है, तो आपको 16 लाख रुपीस जो है हम लोन में दे सकते हैं मैक्सिमम। कितना दे सकते हैं, 16 लाख। सर 4 लाख क्यों आपने कम कर दिया, आपने पूरा क्यों नहीं दिया, क्योंकि बैंक हमेशा एट द टाइम ऑफ, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, राइस का हो सकता है प्रोड्यूस, उसकी राइस की वैल्यू इतनी गिर जाए तो हो सकता है राइस का 20 लाख रुपीस ना मिले बैंक को। तो बैंक पहले से ही थोड़ा सा लॉस को हेज करने के लिए, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक मार्जिन रखता है। इस केस में वो मार्जिन 20% है। तो फार्मर ने कहा कि ओके भैया, बाबूजी आपसे क्या बहस करनी है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप अगर 16% का लोन देना चाहते हो, आप 16 लाख रुपीस का लोन देना चाहते हो, आप 16 लाख रुपीस का लोन दे दो मुझे। 20% मार्जिन पे देना चाहते हो, 20% मार्जिन पे दे दो, 16 लाख रुपीस का लोन दे दो। तो मैनेजर साहब ने कहा कि चलो ठीक है, ठप्पा लगाया, कहा ले जाओ। अब जैसे ही फार्मर के पास 16 लाख रुपीस आए, मैंने कहा था ना इस फार्मर को अपनी फील्ड में कुछ नहीं लगाना है 16 लाख रुपीस, क्योंकि ये क्लेवर फार्मर है। इसने कहा मैनेजर साहब आपने जो 16 लाख रुपीस का लोन दिया, देखो मैं करता क्या हूं। ये फार्मर गया भागते भागते मार्केट से 16 लाख रुपीस का राइस परचेज कर लिया। अरे सर फार्मर तो सेलर है, परचेज क्यों कर रहा है। तो फार्मर ने परचेज क्यों किया, 16 लाख रुपीस का राइस घर लेके आके स्टोर करके रख लिया। तो अब फार्मर के पास टोटल आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब सेलिंग का सीजन आएगा तो फार्मर के पास 16 लाख रुपीस का राइस ये भी है, और उसने जो 20 लाख रुपीस का राइस ग्रो किया ये भी है, मतलब फार्मर के पास 36 लाख रुपीस का राइस है। लेकिन क्योंकि फार्मर ने होल्डिंग किया है, मार्केट में राइस की अवेलेबिलिटी नहीं है, राइस की सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं होने की वजह से डिमांड तो बहुत है पर सप्लाई नहीं है, तो राइस के प्राइस ऊपर भागेंगे। तो जो 36 लाख रुपीस का राइस, जो फार्मर के पास 36 लाख रुपीस का राइस है, हो गए उसकी वैल्यू, अगर प्राइस बढ़ जाएंगे राइस के, तो उसको उसी 36 लाख वाले राइस के लिए उसको 48 लाख रुपीस मिलेंगे, because this will lead to shortage of rice in the market and that will lead to inflation. Now he sells 36 lakh worth rice for 48 lakh rupees. एंड उसके बाद जाएगा मैनेजर जो है एसबीआई मैनेजर को, फार्मर जो एसबीआई मैनेजर को कहेगा लो रखो यार अपने 16 लाख रुपीस विद इंटरेस्ट, अपन ने तो 48 लाख रुपए का बेचा है। इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमी में जो क्रिएट होती है, होल्डिंग की समस्या है, ब्लैक मार्केटिंग की समस्या है, और ये होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, और आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। और मोर ओवर दिस इज एन इलीगल एक्टिविटी, जो होल्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये इलीगल एक्टिविटी है। इलीगल एक्टिविटीज को कर्ब करने का काम आरबीआई का नहीं है, ये काम इलीगल एक्टिविटीज को कर्ब करने का काम आरबीआई का नहीं है, ये प्रशासन का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है। आरबीआई का काम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का है। तो आरबीआई इन्फ्लेशन, अगर इस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है
तो अगर इन्फ्लेशन होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से हो रहा है तो आरबीआई बैंक को कहेगा कि अपना मार्जिन बढ़ा दो, 60-70% अपना मार्जिन कर दो। तो अगर 60-70% मार्जिन हो जाएगा तो फार्मर को पहले 16 लाख रुपीस का लोन मिलता था, अगर 70% मार्जिन है तो फार्मर को मात्र 6 लाख रुपीस का लोन मिलेगा। तो फार्मर विल होल्ड लेस। तो आरबीआई होल्डिंग को हटा नहीं सकता, आरबीआई जाके किसी का गला दबा नहीं सकता, बस बैंकों को यह बोल सकता है कि कम से कम होल्डिंग हो, इसके लिए अपना मार्जिन तुम बढ़ा दो, मार्जिन बढ़ा दो, लोन कम दो, तो उसकी वजह से लोग कम होल्ड कर पाएंगे, पर कर तो अभी भी पाएंगे। सो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? इसका प्रॉपर सॉल्यूशन यही है कि आरबीआई तो सिर्फ इतना कर सकता है कि मार्जिन बढ़ाकर होल्डिंग की लिमिट को कम कर सकता है, बट कैन नॉट एलिमिनेट इट, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करेगा। वो काम किसका होगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो ये स्टेप्स लेगी ताकि होल्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। हमने किस में किया वेरिएशन? मार्जिन में किया। तो वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, या इसी को हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। आपके पास 20 लाख रुपए की वैल्यू है, हम उस पे 16 लाख रुपीस का लोन दे रहे हैं, तो मतलब इसको हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो, एलटीवी। 20 लाख रुपए की वैल्यू है, 16 लाख रुपीस का लोन मिलेगा, तो आपने मार्जिन कितने का मेंटेन किया? मार्जिन आपने 20% का मेंटेन किया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो मार्जिन बढ़ा देते हैं, इसको हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। तो अगर बैंक को शक होगा कि ये फार्मर होल्ड करता है तो उन फार्मर के लिए बस वेरिएशन, उन फार्मर के लिए मार्जिन ज्यादा करेगा, बाकी फार्मर्स के लिए बैंक को लगता नहीं ये ठीक फार्मर है तो उनके लिए मार्जिन कम रखेगा, उनके लिए मार्जिन कम रखेगा। इसे हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है, कि जितना वैल्यू चाहिए था आपको उसमें आपको लोन कितने का मिला, लोन टू वैल्यू रेशियो। Now, third very important concept is regulating loans for consumption purpose. अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं, इकोनॉमी में क्या बेहतर है? इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या बेटर है? कंजम्पशन बेटर है या इन्वेस्टमेंट बेटर है? विच इज मोर प्रेफरेबल फॉर यू? विच इज मोर प्रेफरेबल फॉर यू? आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है प्रिया, बिल्कुल, वो फिर डायरेक्शन के हिसाब से कहेगा कि आप इतना मेंटेन करो या इससे यहां तक की रेंज रखो, तो बैंक के पास डिस्क्रिप्शन होगा उस रेंज में। सर जीडीपी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट इज मच बेटर देन कंजम्पशन। यहां लिखा है रेगुलेटिंग लोन फॉर कंजम्पशन पर्पस। अगर लोन आप दे रहे हो कंजम्पशन पर्पस के लिए, उसको रेगुलेट करना है, रेगुलेट करना है, याद है रेगुलेटर? बिल्कुल, यस, रेगुलेट करना है। क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं मैं आपको फिर से एसबीआई का मैनेजर बना देता हूं, एसबीआई का मैनेजर बना देता हूं। इस बार ये एक साइड पर एमएसएमई है, मीडियम स्मॉल, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, 5 लाख रुपए का लोन मांग रहे हैं, 8 to 9% का इंटरेस्ट रेट है, और 1 साल के लिए पैसा आपसे मांग रहे हैं। और एक जगह पर आपके पास कौन है? एक कपल है जिसकी नई नई शादी हुई है, ये हनीमून में जाना चाहते हैं, ये शहद चांद करना चाहते हैं, ये हनीमून में जाना चाहते हैं, ये भी आपसे 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। तो आप किसको लोन देना चाहोगे? पहले ये बताओ, किसको लोन देना चाहोगे? आप कपल को लोन दोगे या एमएसएमई को लोन दोगे? सर हम तो मतलब प्रो कपल है, हम तो कपल को लोन देंगे, है ना, ऐसा करोगे ना तुम कि सर ये तो कितने क्यूट कपल है यार, ये जाए, हम तो जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे, हमसे तो मस्ती हो नहीं रही है, कम से कम इनकी शादी हुई है यही थोड़ा एंजॉय कर ले। अरे आप सबने एमएसएमई कह दिया, मैं तो बड़ा शॉक्ड हूं भाई। एमएसएमई पक्का? यस सर, एमएसएमई को लोन देंगे। क्यों? एमएसएमई इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेगी और ये इकोनॉमी में कंजम्पशन करेंगे। एमएसएमई इन्वेस्टमेंट करेगी तो कैपिटल गुड्स परचेज करेगी, तो जीडीपी को और बढ़ाने की क्षमता रखता है कौन? एमएसएमई। पर सर ये कपल तो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ऊपर से किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, वहां पर हमारा देश का रुपया लेके डॉलर में चेंज करवा के लेके जाएंगे,
हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है सर, तो इनके कंजम्पशन के लिए लोन सर हम तो नहीं देना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आप नहीं देना चाहोगे, लेकिन इकोनॉमी में ऐसा तो होगा ना कि मैनेजर साहब के पास ये पावर तो है कि किसको लोन दें किसको नहीं दें, जाहिर सी बात है, पर वो इनको लोन मना थोड़ी कर सकते हैं। ये कोई टेररिस्ट थोड़ी हैं, ये तो कपल हैं, इनकी तो नई नई शादी हुई है, तो इनको भी लोन देना चाहेंगे, मना नहीं करेंगे। लेकिन बैंक क्या करेगा, अगर एमएसएमई को 8% पे लोन देता है तो कंजम्पशन के लिए 12% पे लोन देगा, हनीमून के लिए। कि एंजॉय करना चाहते हो तो बैंकों को भी थोड़ा एंजॉय करवा दो भैया। अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो बैंकों को भी थोड़ा एंजॉय करवा दो। 12% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, 5 लाख रुपया लोन पे चाहिए तो। दैट्स हाउ दे रेगुलेट टू मेक लोन costly for consumption purpose. They make loan costly for consumption purpose in comparison to investment purpose. बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया? यस। तो इकोनॉमी में सबको लोन मिलना चाहिए, इनको भी लोन मिलेगा, हनीमून के लिए भी लोन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आपको भी चाहिए तो बताइएगा मुझे, मैं एसबीआई मैनेजर को जानता हूँ। पहले शादी कर लो, उससे पहले नौकरी ले लो, उससे पहले बन जाओ यार, इन सब में क्या रखा है, आईएएस वाईएएस बन जाओ। यस, रेगुलेटिंग लोन फॉर कंजम्पशन पर्पस। कैसे रेगुलेट किया? बाय मेकिंग लोन्स कॉस्टली फॉर कंजम्पशन पर्पस। इन लोन्स को कॉस्टली कर दिया। अब ये लिख लो भाई, ये लिख लो, अंडर दिस मेजर RBI regulate and limits loan given by the bank for the consumption purpose and would like to direct more of the credit for the productive purpose. As it may be possible that too much consumption may fuel inflation also. As it may be possible that too much consumption also fuel inflation. It may लिखा है इसलिए, ठीक है? लिखिए लिखिए लिखिए। प्रिया कह रही शादी करके बर्तन धोने का कोई मूड नहीं है। प्रिया ऐसा ना हो तुम बर्तन धुलवा रही हो उससे, है ना, हमें क्या पता भाई, ये नीले ड्रम में पैक हो आदमी। जस्ट किडिंग गाइस। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ रहा है पक्का? ये क्वालिटी ऑफ लोन, सब क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी। यस, आगे चले, लिख लिया आपने? लास्ट आता है मोरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन। शादी वादी कर ली है तो अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, अब पनिशमेंट का समय आ रहा है। अब पनिशमेंट का समय आ रहा है। तो शादी के बाद 1 साल के बाद टॉवल किधर रखा है, जूते में धूल लगी थी अंदर ले आए, बेड सही से नहीं अरेंज किया है, अपनी तकिया देखो, अपने कपड़े अलमारी में फेंक देते हो, अलमारी से कपड़े सही से नहीं निकालते हो, या अपने कपड़े नहीं धुल लेते हो, तुम्हारा टॉवल गंदा पड़ा है। तो ये इसके बाद एक ही चीज आती है, दैट इज मोरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन। मोरल सुएजन, पहले पत्नी 2-4 बार आपसे प्यार कहेगी, ए जी तुम ये जो गीला टॉवल है ना रख दिया करो। ये इनफॉर्मल तरीका है कहने का उनका, कि सुनो ना ये मेरे लिए थोड़ा सा काम कर दिया करो ना। ये इनफॉर्मल तरीका है। फिर जब तुम नहीं सुधरोगे तो अपने मम्मी पापा से कहलवाएगी या तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करेगी, एक फॉर्मल तरीके से। तुम्हारे पापा कहेंगे कि बहू बहुत परेशान है, तुम ऐसा काम करते हो, गलत काम है, देखो वो परेशान हो रही है तुमसे। फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर जब नहीं बनेगा तो मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखता रहियो, डायरेक्ट एक्शन। क्यों जा रहे भाई, तुम रह लो अपना अकेले। समझ रहे हो तुम? मोरल सुएजन का मतलब होता है, मोरल सुएजन का मतलब होता है
कि आपको थोड़ा थोड़ा प्यार से बोला जाए. It is a combination of persuasion and pressure, which the central bank is always in a position to use on the banks in general and errant bank in particular. जो जिद्दी, जो खराब, जो परेशान वाले बैंक होते हैं, जो सबको परेशान करते हैं, जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं, एरेंट बैंक, उनके ऊपर परसुएशन से उनको कोई बात समझाना, परसुएट करना, यार कर लो ना, प्रेशर से, पापा से कहलवा के. दिस इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशन, लेटर, स्पीचेस, हिंट थ्रोन टू बैंक. हिंट हिंट आंखें दिखा के कह दिया टॉवल उड़ जाना चाहिए. हाँ, तो हिंट थ्रोन टू बैंक्स. अब फिर भी ना माने तो डायरेक्ट एक्शन. अंडर दिस आरबीआई टेक्स प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट दोज बैंक्स who continue to defy my moral advice and functions against the RBI and the depositor interest. Such measures may be in the form of charging or may be in the form of मायके चली जाऊंगी. Charging penalty rate of interest, refusal to refinance, लोन लेने आओगे मैं पैसा ही नहीं दूंगी, and ultimately cancelling the bank license to operate. Ultimately cancelling bank license to operate. आई होप आपको मोरल सुएजन और डायरेक्ट एक्शन इससे बढ़िया एग्जांपल से समझ नहीं आएगा. और हमने रेगुलेटिंग लोन फॉर कंजम्पशन पर्पस और मोरल सुएजन डायरेक्ट एक्शन को कनेक्ट करके समझा दिया. और ये मेरे एग्जांपल से आप याद रखेंगे. और तुम मेरी शादी के बारे में तो बातें मत करो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर में चाटे मारने. तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही, चुभ रहा हूं मैं तुम सबको. मोरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन. तो हंसी मजाक में ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया हो. कीपिंग थिंग्स असाइड, जो चीज हमें करना है वो समझ में आनी चाहिए आपको. मोरल सुएजन मतलब प्यार से समझाना, डायरेक्ट एक्शन मतलब चांटे लगाना. अरे अविनाश, कुछ भी मत कहो, ऐसा मत कहो यार. तुम अफवाह फैला रहे हो. जब शादी हो जाएगी तो मांग में सिंदूर भर के आऊंगा. ठीक है, ताकि तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें बड़ा जानना है. आई होप मोरल सुएजन डायरेक्ट एक्शन क्लियर है. लिख लिया आपने या नहीं? एक बार जल्दी से लिख लो. हाँ, मंगलसूत्र भी पहन लेंगे बिल्कुल गले में, है ना? ठीक है. Which of the following is not an instrument of selective credit control? 1995 के प्री में एक सवाल भी पूछा गया था, इस पर भी नजर डाल लो. और कह रहा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो इसका जवाब भी जल्दी से मुझे दे दो, है ना? डन सर, ओके. जल्दी से इसका जवाब मुझे दे दो, मैं पोल दे देता हूं आपको. 1995 के क्वेश्चन का जवाब भी दे दीजिए भाई. हाँ भाई, मैं मायके चले जाऊंगी तुम देखते रहियो. डायरेक्ट एक्शन, यस, इसी से याद रखिएगा. डायरेक्ट एक्शन, गाने गाने में सॉन्ग से पूरी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, देख लेना धीरे धीरे. पक्का? तो ये तीनों क्या हैं? तीनों सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है. चौथा क्या है? क्वांटिटेटिव टूल है. और आप ऑड वन आउट भी निकाल सकते थे. ये तीनों एक जैसे हैं, क्वालिटेटिव, और यही सिर्फ क्वांटिटेटिव है. तो आंसर वैसे भी क्या आएगा? CRR. अच्छा, एक चीज और बताता हूं. मोरल सुएजन डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले आरबीआई परसुएट करता है, प्रेशर अप्लाई करता है? बिल्कुल करता है. अच्छा, क्या होता है ना कि पत्नियां क्या होती हैं, या गर्लफ्रेंड जो होती हैं, या बॉयफ्रेंड, वैसा वर्षा, आप समझ लो. क्या होता है कि जब आप कुछ ज्यादा परेशान करते हो ना, उनको ज्यादा शैतानी करते हो ना,
जब ज्यादा शैतानी करते हो तो वो आपको अपनी निगाहों के सामने रखने लगती हैं कि दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हो या कहाँ खेलने जा रहे हो, है ना, ये कौन सा क्रिकेट है जो तुम खेलने जाते हो रोज। तो आई होप जब कड़ी निगरानी कोई आप पे रखने लगे, तो आपको सुधारने के लिए कड़ी निगरानी रखने लगे, तो मतलब वो आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, और आपके ऊपर जब ध्यान दे रहा है तो आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क में रखा है। सो व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज अ फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई, इज अ स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन, कि कहीं तुम बिगड़ ना जाओ, early intervention mechanism for banks with weak financial records due to loss of profitability or poor asset quality. poor asset quality. तो जिन बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड पुअर होते हैं, जिनके प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं, जिनकी असेट की क्वालिटी बहुत कम होती है, यानी कि जिनके एनपीएस ज्यादा होते हैं, उन बैंकों को आरबीआई अपनी निगरानी में रख लेता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। वेरी गुड ओमकार, तुम्हारी इमेजिनेशन की पावर कुछ ज्यादा ही है। कह रहा है कि सर हमने आपको इमेजिन कर लिया सिंदूर और मंगलसूत्र में। वेरी गुड। इतना इमेजिनेशन ज्योग्राफी में लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज अ फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई, अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। तो आई होप हमारा क्वांटिटेटिव भी कंप्लीट हो गया, क्वालिटेटिव भी कंप्लीट हो गया। कुछ थोड़ी बहुत और चीजें हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। आई होप यहां तक इकोनॉमी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। यस, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट लेकर खूब मजे से पढ़ रहे हैं कि यार मजा तो आ रहा है इसमें, पढ़ने जाना है सर से। अगर ये एटीट्यूड है, ये लगता है तो मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूं, और आज 3 बजे इकोनॉमी की क्लास है, आज करना है, चलो रोज करना है इकोनॉमी क्लास, जब ये रहता है तो मतलब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है। प्री के एग्जाम की डेट क्या है दोस्तों? प्री के एग्जाम की डेट क्या है? याद है ना? वो डेट यहां चमक तो रही है ना। आज 27 फरवरी है बाय द वे, 27 फरवरी, और फेब में 28 दिन होते हैं। बट 1 घंटा कैसे निकल गया? 1 घंटा तो ज्यादा ही निकल गया। 24 मई, समझ रही हो ना प्रिया? 24 मई, इसको ध्यान में रखो, है ना? हाँ, पूछ रही शादी कब है? 24 मई को। ठीक है, अंडरस्टूड, पक्का। 27 फरवरी, 28, उसके बाद सीधे 1 मार्च आ जाएगा। हम मार्च में एंटर कर जाएंगे, कल के बाद परसों जो है हम मार्च में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा समय को देखकर, बिल्कुल। आइए कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हेडिंग डालिए फाइनेंशियल डेट एंड नॉन फाइनेंशियल डेट। 2 तरह के डेट होते हैं, ये हम डेट मार्केट में भी समझते, ये हम डेट मार्केट में भी समझते, पर कोई नहीं, यहां पर भी समझ लेते हैं, वहां पर मैं बोल दूंगा कि यहां पर हम समझा दिए कुछ, क्योंकि डेट का कॉन्सेप्ट है, लोन का कॉन्सेप्ट है, तो मैं यही समझा देता हूं। फाइनेंशियल डेट एंड नॉन फाइनेंशियल डेट। फाइनेंशियल डेट और नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या अंतर है? अगर आपने, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है कौशलेंद्र, हाँ इसकी शादी हो गई बाय द वे, अभी थोड़े दिन पहले ही थी। कौशलेंद्र, इसने मुझसे लोन लिया, इसने मुझसे लोन लिया 2 लाख रुपए का, और इसने लोन लिया अपनी मैरिज में एक्सपेंडिचर करने के लिए, खर्च करने के लिए। तो कौशलेन ने मुझसे पैसा लिया फॉर इट्स ओन पर्पस, अपने पर्पस के लिए, अपना कुछ काम पूरा करने के लिए। ऐसे डेट को हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल डेट। अभी और समझ में आएगा, टेंशन मत लो, नॉन फाइनेंशियल डेट। लेकिन अगर ये लड़का मुझसे झूठ बोलकर मेरे से लोन लेता 2 लाख रुपए के लिए, अपने किसी दोस्त को देने के लिए, लेट्स से XYZ उसका कोई दोस्त है, उसको 2 लाख रुपए लोन देने के लिए, कि मैं इनको 2 लाख रुपए दे रहा हूं कौशलेन को, कौशलेन ने लोन लिया है मुझसे लोन देने के लिए।
फाइनेंस करने के लिए। जब भी हम किसी को लोन देते तो हम क्या बोलते हैं, हम उस इंसान को फाइनेंस कर रहे हैं। तो मैंने कॉस्टलिन को फाइनेंस किया, कॉस्टलिन ने XYZ अपने दोस्त को फाइनेंस किया, तो कॉस्टलिन हैज टुक द लोन फॉर लेंडिंग पर्पस। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल डेट। समझ में आया बात आपको? फाइनेंशियल डेट, फाइनेंशियल डेट मतलब लोन लिया लोन देने के लिए, और नॉन फाइनेंशियल मतलब लोन लिया अपने लिए। बोलो भाई समझ में आया या नहीं? इससे इजी करके क्या ही समझा सकते हैं? आई होप यस। तो मेरे दोस्त की बलि चढ़ चुकी है इसने लोन ले लिया मुझसे फॉर इट्स ओन पर्पस, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल डेट। तो फाइनेंशियल डेट और नॉन फाइनेंशियल डेट के बीच का डिफरेंस क्लियर है एकदम? अगर क्लियर है तो एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने, ये सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। अगर जो मैंने अभी समझाया है अगर वो तुम समझ गए हो तो इसका जवाब मुझे दे दो। मैं पोल दे रहा हूं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। 2020 का सवाल है, 2020 का। एक कुमारा देखो 2 दिन की है चांदनी फिर काली काली रात है, तू मान जा दूल्हे राजा। In the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Then, sir. हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड, तो हाउस किसके लिए लिया? अपने लिए, तो कैसा है? नॉन फाइनेंशियल है बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो क्रेडिट कार्ड किसका था? मेरा। मैंने क्रेडिट कार्ड से कुछ बाय किया तो उसको मुझे पे करना है क्रेडिट कार्ड वाले को, तो क्रेडिट कार्ड वाले से खर्चा तो मैंने खुद के लिए किया था, मतलब कैसा है? नॉन फाइनेंशियल। गवर्नमेंट ने आपसे लोन लिया, ट्रेजरी बिल इशू किए, तो ट्रेजरी बिल इशू करके लोन लिया। लोन गवर्नमेंट लोन देने के लिए थोड़ी लेता है, एक्सपेंडिचर करने के लिए लेता है, तो मतलब ये भी कैसा है? नॉन फाइनेंशियल डेट है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है अविनाश बस करो बस करो बस करो। कह रहा है मेरा दोस्त था जिसकी शादी हो गई है, अब उसका मैं डिवोर्स करवा रहा हूं अपने सीनियर से। चलो बस बस बस, बहुत बहुत मजे हो गए। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉल मनी का। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। एक बार पहले इसको लिख लो, कॉल मनी, नोटिस मनी। एक बार ये लिख लो, ये हटा देता हूं मैं, कॉस्टलिन की कहानी। कभी वो मेरी वीडियोस देख ले गलती से तो कहेगा यार तू कर क्या रहा, तू मेरे नाम मेरी मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? फाइनेंशियल डेट, नॉन फाइनेंशियल डेट, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कॉल मनी, हेलो मनी, आई एम कॉलिंग यू, प्लीज कम टू मी। दिस इज कॉल्ड कॉल मनी। पैसे को कॉल करना इज कॉल्ड कॉल मनी। तो वैसे जब हम मनी को कॉल करते हैं तो हमें बैंक जाना पड़ता है, तो बैंक हमें लोन देता है। लेकिन जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा मांगता है उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। क्यों ऐसा होता होगा? फॉर एग्जाम्पल आप एक बात समझो, एक बात समझो, एक एरिया ये है, एरिया 1। लेट्स से ये कोई भी XYZ प्लेस है, XYZ सिटी है, उसमें एरिया 1 ये है और उससे बहुत दूर एरिया 2 ये है। ये 2 एरिया हैं। एरिया 1 में SBI की ब्रांच है, ICICI की ब्रांच है, HDFC की ब्रांच है। एरिया 2 में भी SBI की ब्रांच है, ICICI की ब्रांच है, HDFC की ब्रांच है। सुनना मेरी बात, SBI के पास, देखो ये जो बैंक होते हैं ना, ज्यादातर पैसा अपने पास नहीं रखते, ब्रांच में पैसा नहीं रखते,
ब्रांच में कम से कम पैसा रखते हैं कि अगर कोई पैसा मांगने आ रहा है तो उसको थोड़ा बहुत पैसा हम दे सके। तो ब्रांच में कम से कम पैसा रखते हैं ये लोग। कैश में सबसे कम से कम पैसा रखता है, हर एक बैंक रखता है। ठीक है, चलिए मैं जा रहा हूं एसबीआई अपने बैंक के पास। मैं गया, मैंने कहा कि मेरे अकाउंट से मुझे 5 करोड़ रुपए विड्रॉ करने। मैंने कहा मुझे अपने अकाउंट से 5 करोड़ रुपए विड्रॉ करने। पहले मैनेजर ये ना पूछ ले कि 5 करोड़ है भी सर, मान लेते हैं अभी के लिए, मान लेते हैं, जो मैनिफेस्ट करेंगे वही आएगा ना। मान लेते हैं 50 करोड़ है अपने अकाउंट में, ठीक है, 100 करोड़ है, 500 करोड़ है अपने अकाउंट में, 5 करोड़ रुपए मुझे विड्रॉ करने। मैंने मैनेजर से कहा कि ये मेरा डिमांड डिपॉजिट है भाई साहब, मुझे 5 करोड़ रुपए अभी के अभी, अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो मैनेजर ने कहा कि यार हमारे पास तो मात्र 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, हमें पता नहीं था कि आप 5 करोड़ रुपए मांगने आ जाओगे, नहीं तो हम रखते। अब 5 करोड़ रुपए कहां से लाए एसबीआई? तो एसबीआई ने कहा कि सर या तो मैं आपका, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है तो मुझे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपकी डिमांड है तो मैं या तो अपनी दूसरी ब्रांच से, एसबीआई ब्रांच से, या तो मैं पैसा मंगा लेता हूं। मैंने कहा यार ऐसा है, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे हर एक वक्त की कीमत है, मेरा टाइम वेस्ट मत कराओ। तो बैंक अपने क्लाइंट को कभी भी, एक प्रीशियस क्लाइंट को कभी भी जाने नहीं दे सकता। तो बैंक कहेगा कि इतनी दूर से पैसा मंगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, और इतनी देर तक मैं इसकी ब्रांच में बैठूंगा तो है नहीं। तो बैंक क्या कहेगा, आईसीआईसीआई के मैनेजर से कॉल करेगा कि हेलो मैनेजर, यार मेरे पास एक क्लाइंट आया है और उसको पैसे चाहिए और मेरे पास उतने हैं नहीं, तुम्हारे पास है क्या? एचडीएफसी को कॉल करेगा, तुम्हारे पास है क्या? तो ये सब लोग हो सकता है मिला मिला के, ये सब लोग उसको शॉर्ट टाइम के लिए ये सब लोग लोन में पैसा एसबीआई को दे दें। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉल मनी। कॉल मनी यानी जब बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। क्यों लेता है? बैंक के वेरियस रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बैंक पैसा ले सकता है, कॉल मनी कहते हैं। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेता है उसको भी आप कॉल मनी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है उसको भी कॉल मनी बोल सकते हो। क्या आपने लोन लिया कितने पे? कॉल मनी पे लिया, ठीक है। तो कॉल मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, कॉल मनी एज अ कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हो, बिल्कुल। तो कॉल मनी क्या होता है? जब आप एक दिन के लिए, ओवरनाइट किसे कहते हैं, एक दिन, जब एक दिन के लिए कोई बैंक या एनबीएफसी दूसरे बैंक एनबीएफसी से पैसा लेता या देता है, इसको हम बोलते हैं कॉल मनी। अगर 2 से 14 दिन के लिए तो उसी कॉन्सेप्ट को बोलने लगते हैं नोटिस मनी। अगर मोर देन 14 डेज अप टू 1 ईयर है तो उसी को बोलते हैं हम टर्म मनी। मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है कि एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है या देता है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं दिस। वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी अलग 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 कर दिया। अंडरस्टूड और नॉट? यस, अगर अंडरस्टूड है तो आपने लिख लिया क्या? ये एक बार जल्दी से बोल दो, डन सर, हमने लिख लिया और हमें समझ में आ गया। समझ में आ गया या कोई डाउट है? समझ में आ गया? यस सर बोलो। डन है, लिख लिया पक्का? चलो एक सवाल करो, 2019 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक? असेट में नहीं काउंट करते। Which of the following is not included in the asset of a commercial bank? एडवांस मतलब होता है, एडवांस वाले एडवांस नहीं भाई। एडवांस मतलब लोन देना, क्रेडिट देना, एडवांसेस। तो लोन असेट है बैंक के लिए, बिल्कुल असेट है। डिपॉजिट लाइबिलिटी है सर। इन्वेस्टमेंट करता है बैंक, वो असेट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा असेट है। कॉल मनी है, शॉर्ट नोटिस पे जो पैसा होता है वो क्या होता है? मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। पैसा देता है बैंक, देता है तो क्या होगा? असेट है। तो मतलब लाइबिलिटी क्या है? एक ही लाइबिलिटी है, डिपॉजिट्स आर दी लाइबिलिटी। डिपॉजिट्स आर दी लाइबिलिटी फॉर द बैंक। तो कॉल मनी पर पैसा दिया बैंक ने तो वो क्या है उसके लिए? उसके लिए असेट है। लेकिन डिपॉजिट्स क्या है? लाइबिलिटीज है। अंडरस्टूड पक्का?
चलो ये सवाल भी करो 2020 का, पर ये अभी रहने दो क्योंकि ज़ीरो कूपन बॉन्ड आपको सिखाना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। चलो यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है, एक बार सब लोग एक बार मुझे बता दो सब कुछ क्लियर है क्या? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने समझा कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए टूल्स यूज करता है, क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में आपने सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जीसैप, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये सब कुछ पढ़ा। क्वालिटेटिव में रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसी में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, रेगुलेटिंग लोन फॉर कंजम्पशन पर्पस एंड वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, लोन टू वैल्यू रेशियो, साथ में मोरल सुविजन एंड डायरेक्ट एक्शन। उसके बाद आपने ये भी समझा थोड़े से कॉन्सेप्ट कि फाइनेंशियल डेट क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी क्या होता है। यहां तक अभी तक हमने जितना इस क्लास में पढ़ा, क्या एकदम कंसोलिडेट हो गया? 2 मिनट 2 सेकंड लो, कंसोलिडेट करो। कंसोलिडेट करो अभी के अभी। कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी के अभी। अत्ता माजी सटकेल, अभी पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? एक एक कॉन्सेप्ट पे नजर डाल लो। लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपको जितने का लोन चाहिए, आपने जो वैल्यू कोलेटरल में दी है और जो लोन आपको चाहिए, उसके बीच में डिफरेंस होता है। अगर 20 लाख की वैल्यू है और 16 लाख रुपीस का लोन है, तो मतलब इसको हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। इसको हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। इसको हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। नॉन फाइनेंशियल वाले डेट में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बोलो? फाइनेंशियल डेट, नॉन फाइनेंशियल डेट, निखिल ऐसा लोन जो लोन के लिए लिया जाता है, ऐसा मैं आपसे लोन लू लोन देने के लिए किसी को, तो डेट टेकन फॉर द पर्पज ऑफ रीलेंडिंग, credit taken for the purpose of relending, that is called financial debt, and credit taken for the purpose of own consumption is called non-financial debt. Non-financial debt, yes. Non-financial debt identification कैसे करें आइडेंटिफाई कि कोई डेट नॉन फाइनेंशियल है क्या? आपने होम लोन लिया, तो बताओ आपने होम लोन नॉन फाइनेंशियल है या फाइनेंशियल डेट है? बोलो क्या है? सर ये नॉन फाइनेंशियल डेट है, होम लोन अपने घर के लिए लिया है, अपने घर के लिए है। लेकिन कोई एनबीएफसी एसबीआई से एनबीएफसी ने पैसा मांगा 100 करोड़ रुपए, एनबीएफसी अपने पास थोड़ी रखेगी, वो लोन में किसी को पैसा देगी 100 करोड़। तो ये एनबीएफसी जो लोन लेते हैं, ये सब कैसा है? फाइनेंशियल डेट है। ये कैसा है? फाइनेंशियल डेट है। एग्जांपल शो कर दें नॉन फाइनेंशियल वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट वाला, वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट वाला एग्जांपल शो कर दें। कर दिया भाई, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास में ही चीजें याद हो जाएंगी, क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा तो बढ़िया है, बस आपको घर जाके रिकॉल करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट में क्या इशू है? अगर उन्होंने क्या किया, फार्मर ने 20 लाख रुपए का लोन चाहिए था, मिला कितने लाख रुपए का? 16 लाख रुपीस का। क्यों? मार्जिन रख लिया, बैंक ने मार्जिन मेंटेन किया। ये 16 लाख रुपीस लेकर मार्केट में गए, उससे राइस परचेज कर लिया। इनके पास 36 लाख रुपीस का राइस है। कैसे 16 लाख का तो परचेज करके लाए हैं, 20 लाख का खुद ग्रो कर रहे हैं। 36 लाख रुपीस का राइस है, लेकिन जब ये बेचने निकलेंगे उस समय अगर क्योंकि आपने होल्डिंग की है, तो उसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज ऑफ राइस होगी, जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई कम होगी, तो प्राइस बढ़ेंगे। तो आप 36 लाख रुपीस वाला राइस 48 लाख रुपीस में बेचोगे, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कमाओगे। पर होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग से इन्फ्लेशन आता है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट तो कमा लोगे, लेकिन ये इलीगल एक्टिविटी है, ये करना गैर कानूनी है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है और आरबीआई को इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को टैकल भी करना है। तो आरबीआई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या कहेगा बैंकों से कि अपना मार्जिन बढ़ा दो। आप उनको 20 लाख रुपए का जब लोन मांगने आ रहे तो 16 लाख रुपीस लोन मत दो,
आप उनको मात्र 6 लाख रुपीस का लोन दो, मतलब 70% का मार्जिन मेंटेन करो, बस यही बात बताई थी मैंने। अंडरस्टूड पक्का? चलिए फिर नई चीज पर आते हैं, नया कॉन्सेप्ट अब सीखते हैं। नया कॉन्सेप्ट नहीं, इसी में मतलब रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हेडिंग डालिए, हु विल इंप्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी। अभी तक हम बोलते रहे आरबीआई विल इंप्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। पर टुडे वी विल रियली अंडरस्टैंड who will implement the monetary policy. For simplification, we have always said RBI will implement the monetary policy, but it's not only RBI. तो now we have to understand कि भाई क्यों RBI नहीं करता है, सिर्फ RBI के साथ कौन लोग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एक कमिटी होती है जिसमें 3 मेंबर RBI के होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं, और ये 6 लोग मिलकर एक कमिटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। And this committee is responsible to implement the monetary policy. So it's not only RBI, it's government of India also. Yes. पर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी तक हम कैसे पहुंचे? आइए थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं, इकोनॉमी में हिस्ट्री समझते हैं भाई। बिल्कुल देखो समझो, लिखते भी चलो मेरे साथ। बिफोर 2014 आरबीआई के अंडर एक ऑफिस होता था, एक डिपार्टमेंट होता था जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, और एक टेक्निकली एडवाइजरी कमिटी। ये दोनों मिलकर क्या करते थे, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते थे। मतलब बिफोर 2014 आरबीआई ही इंप्लीमेंट करता था मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये दो डिपार्टमेंट जब कर रहे थे तो एक प्रॉब्लम थी। आरबीआई को सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा बात समझो, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना उसका क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रखने के लिए वो हमेशा क्या करेगा, रेपो रेट को ज्यादा रखेगा। रेपो रेट को ज्यादा रखेगा जिसकी वजह से बैंक अपना लेंडिंग रेट ज्यादा रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर इन्फ्लेशन को चेक में रखने के लिए आरबीआई, जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देगा। जैसे रेपो रेट बढ़ाएगा लेंडिंग रेट बैंक के बढ़ जाएंगे, और जैसे लेंडिंग रेट बढ़ेंगे तो लोन क्योंकि कॉस्टली हो जाएंगे, तो पीपल विल नॉट टेक दैट मच लोन, पीपल विल डिमांड लेस। पीपल विल डिमांड लेस, अच्छी बात क्या होगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। पर बुरी बात क्या है, गवर्नमेंट को क्या चुभता है, गवर्नमेंट को चुभता है जैसे ही डिमांड कम होगी तो जीडीपी में कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और जैसे ही कम होगा तो जीडीपी कम होगी। और गवर्नमेंट का फोकस क्या है, गवर्नमेंट का फोकस है जीडीपी, गवर्नमेंट का फोकस इन्फ्लेशन नहीं है। मोदी जी विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमारी भारत की जीडीपी कितनी हो गई, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, विश्व गुरु बनना है। उनका ये फोकस नहीं इन्फ्लेशन का क्या होना है। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को फोकस करने के लिए रेपो रेट बढ़ा के रखता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है क्योंकि जीडीपी कम होती है। ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह से आरबीआई कहता है हम रेपो रेट बढ़ा के रखेंगे, गवर्नमेंट कहता है यार इसे कम करो, मेरी जीडीपी कम हो रही है, मुझे जीडीपी बढ़ानी है। अब गवर्नमेंट और आरबीआई की बहस होने लगी, आरबीआई और गवर्नमेंट का क्लैश होने लगा। आई होप रीजन फॉर क्लैश आप समझ रहे हैं। रीजन क्या है, आरबीआई इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी देता है और गवर्नमेंट जीडीपी को प्रायोरिटी देता है। अब जब ये क्लैश होने लगा, क्लैश क्या था, आरबीआई हैज टू कीप इन चेक द इन्फ्लेशन, हेंस इंक्रीज द पॉलिसी रेट्स इफ देयर वाज इन्फ्लेशन। लेकिन पॉलिसी रेट जैसे बढ़ाएंगे क्रेडिट कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। बट गवर्नमेंट वांट्स टू मेक जीडीपी ग्रोथ रेट हायर, हेंस डिमांड आरबीआई टू डिक्रीज इट्स पॉलिसी रेट। गवर्नमेंट विल ऑलवेज से कि आरबीआई अपने यार रेपो रेट को कम करो ना। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। इतना लिखिए, पहले इतना लिखिए। और इसीलिए 2014 में गवर्नमेंट ने ये स्टैब्लिश किया, क्या स्टैब्लिश किया, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। क्योंकि हम सब फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इनको रिफॉर्म करने के लिए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन FSLRC ये बनाया, और इसने रिकमेंड किया था कि आप मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कमिटी बनाइए, जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के होंगे, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे,
पर यहां पर इस कमिटी ने एक बात वो बोल दी जो एग्रीबल नहीं थी। इन्होंने ये बोल दिया कि आरबीआई के गवर्नर के पास वीटो पावर होगी। वीटो पावर मतलब गवर्नमेंट के 3 मेंबर कुछ भी कहते रहे, अगर आरबीआई के गवर्नर साहब ने बोल दिया कि ऐसा ही होना है तो फिर वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। तो अगर आरबीआई के गवर्नर के पास वीटो पावर होगी तो गवर्नमेंट वाले कहेंगे यार हमारा रहना ना रहना तो सेम ही हो गया, हम जो भी कहेंगे हमारी तो सुननी नहीं है, क्योंकि अंतिम से किसका होगा, आरबीआई के गवर्नर का होगा। इसलिए इस प्रपोजल को हटा दिया गया। तो यहां तक आप पहले लिखो, फिर मैं आगे दोबारा समझा दूंगा। एकदम शॉर्ट में लिखा है मैंने सब कुछ। तो FSLRC, इस कमेटी ने सब कुछ ठीक बोला, पर एक चीज गलत बोल दी कि आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर होगी। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, एक कमीशन और बनाया, उर्जित आर पटेल कमीशन। उर्जित आर पटेल साहब ने भी सेम बात कह दी कि भैया ये सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं। इन्होंने खुद कह दिया कि चलो वीटो पावर तो होनी चाहिए, क्योंकि खुद भी गवर्नर। बिल्कुल यस। अब 2015-16 में क्या हुआ, 15-16 में, और याद रखिए इस चीज को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इस बार मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट होगी। 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस कमीशन को। क्या नाम था, इंडियन फाइनेंस कोड। इंडियन फाइनेंस कोड को स्टैब्लिश किया गया और उसने एक बात बोली कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाइए और गवर्नर को कोई भी वीटो पावर मत दीजिए। लेकिन वीटो पावर नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नर को इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, जब दोनों वोट इक्वल हो जाए यानी 3-3 हो जाए, तो गवर्नर कैन कास्ट सेकंड वोट, सेकेंडरी वोटिंग पावर गवर्नर को दिया जाए। इसलिए इंडियन फाइनेंस कोड ने कहा कि एमपीसी बनाइए, आपका जो प्रॉब्लम है कि गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं है, हम नहीं देंगे, वीटो पावर नहीं दे रहे, लेकिन गवर्नर इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स कैन कास्ट एन अनदर वोट, दैट इज द पावर विद द गवर्नर। और जिसकी वजह से ये बात इनकी मानी गई और आरबीआई को अमेंड किया गया, आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया। और इस अमेंडमेंट एक्ट 2016 को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2026 में। प्लीज माइंड इट कि ये एक्ट इंपॉर्टेंट है और आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 से एमपीसी कमेटी को बनाया गया, एमपीसी कमेटी को बनाया गया। पर इतना यहां तक लिखो। अब आई होप यहां तक एक एक चीज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको। डन, यहां तक लिखा आपने। फिर आरबीआई को अमेंड किया गया, बोला गया एमपीसी बनाएंगे, 3 मेंबर आरबीआई के रहेंगे। कौन कौन से, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई का एक डेप्यूटी गवर्नर और आरबीआई का एक ऑफिशियल मेंबर, और 3 गवर्नमेंट के मेंबर होंगे। जो भी मेजोरिटी से डिसीजन होगा वो सिंपल मेजोरिटी होगी। अगर 3-3 से वोट बराबर हो गया तो कास्टिंग वोट की पावर किसके पास होगी, इसको आप कास्टिंग वोट बोलिए, आप इसको सेकेंडरी वोटिंग पावर बोलिए, वो गवर्नर के पास होगी, आरबीआई के गवर्नर के पास, है ना। आप स्टेट का गवर्नर पॉलिटी नहीं पढ़ रहे, इकोनॉमी पढ़ रहे, आरबीआई के गवर्नर के पास। ये एमपीसी कमेटी 4 बार मिलेगी एक साल में, मिनिमम 4 बार मिलेगी एक साल में, मतलब हर 3 महीने में एक बार मिलना पड़ेगा। पर अभी क्या है, इनको ज्यादा चुल है, ये ज्यादा मिलते हैं, एवरी 2 मंथ्स में एक बार मिलते हैं, यानी 6 टाइम्स मिल रहे हैं। मिनिमम 4 टाइम्स मिलना था एक साल में, ये अभी 6 टाइम्स मिलते हैं। चाय पकौड़ा कॉफी और देश के मेन मुद्दों पर बात होती है।
जब भी मीटिंग होगी उसके 14th डे पर मिनट्स ऑफ द मीटिंग, क्या क्या हर मिनट में बोला गया है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ जानी चाहिए। साथ में एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसका नाम होगा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि इन्फ्लेशन कहां से आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज द स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई टू कर्ब द इन्फ्लेशन, व्हाट इज योर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स। ये सब बातें कहां लिखी होंगी, इसी रिपोर्ट में लिखी होंगी। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई का स्टांस बताया जाएगा कि आरबीआई तुम्हारा स्टैंड क्या है, तुम्हारा स्टांस क्या है। स्टांस का मतलब कि तुम अगली मीटिंग में क्या करने वाले हो, तुम अभी से अपना थोड़ा सा हिंट दे दो। तो आरबीआई का स्टांस एक हिंट होता है। आरबीआई के 3 स्टांस होते हैं, एक होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, एक न्यूट्रल, एक अकोमोडेटिव। टाइटनिंग मतलब होता है कि अगली बार आपके कान टाइट करेंगे, मतलब रेपो रेट को बढ़ाएंगे या उतना है उतना ही रखेंगे, दो चीजें। टाइटनिंग का मतलब या तो अनचेंज रखेंगे या तो बढ़ाएंगे। न्यूट्रल का मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उतना भी रख सकते हैं, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अकोमोडेटिव का मतलब है कि हम रेपो रेट को या तो कम करेंगे या तो उतना ही रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। तो स्टांस शो करने का मतलब है कि इन द नेक्स्ट मीटिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द पॉलिसी रेट्स, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द पॉलिसी रेट्स। ये लिख लीजिए। आई होप आपको स्टांस भी समझ में आया। कोई चीज नहीं समझ में आई तो बोल दीजिएगा भाई प्लीज। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आज तक हम आरबीआई कहते आए हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को करता है, हम आगे भी यही बोलेंगे। लेकिन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के हैं, लेकिन कास्टिंग पावर गवर्नर के पास ही है। तो इट्स मेनली आरबीआई। और जो यहाँ पे 3 गवर्नमेंट के मेंबर बैठाए जाते हैं वो एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो बातें समझते हैं और इंटेलेक्चुअली डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल बेंड नहीं होता है, यहाँ पे इंटेलेक्ट काम करता है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब उस मीटिंग में क्या क्या किसने क्या क्या बोला, डिटेल्ड नोट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। यस, 2016 में ये आया था। यूपीएससी ने 2017 में सवाल भी पूछ लिया। करंट अफेयर ओरिएंटेड सवाल पूछता है क्या यूपीएससी? देखो, आप खुद ही देखो और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को करना। यस, किसी एक बंदे ने फिर गलत कर दिया। रब रखा, रब रखा। आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करेगा, बिल्कुल डिसाइड करेगा। 12 मेंबर बॉडी है, नहीं 6 मेंबर बॉडी है। चेयरमैनशिप किसके पास है? गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर के पास है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर गलत लिखा है। पूछा क्या है, करेक्ट कौन सा है? तो आंसर आ गया वन ओनली, आंसर आ गया वन ओनली। क्या समझा दे नीचे वाला? स्टांस का मतलब होता है योर स्टैंड, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग में आप जब मिलेंगे तो आप रेपो रेट के साथ क्या करोगे? तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब होता है या तो आप इंक्रीज करोगे या यू विल रिमेन अनचेंज, रेपो रेट को चेंज नहीं करोगे। न्यूट्रल का मतलब, स्टांस का मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, उतना भी रख सकते हो। अकोमोडेटिव का मतलब है दैट यू विल रिड्यूस द रेपो रेट
or keep it unchanged, but you will not increase the repo rate. तो calibrated tightening में you will not decrease the repo rate, accommodative में you will not increase the repo rate. That is for sure. That's called stance. That's called stance. And you know one thing, that जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से हमें सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन किस रेंज में रखना है, 4 ± 2% की रेंज में रखना है. और अगर इन्फ्लेशन रेंज में नहीं है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, मतलब 9 मंथ्स, अगर 9 मंथ्स के लिए अगर इन्फ्लेशन रेंज से बाहर है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है गवर्नमेंट में विथ रीजंस, क्यों नहीं है भाई रेंज में, विथ रेमेडीज. रेंज में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, रेंज में लाने के लिए क्या कर सकते हैं. तो आई होप एक सवाल का जवाब जो आप पहले मुझे पूछ रहे थे, जब मैं आपसे कहता था कि समय आने तो मैं बता दूंगा, आई होप वो जवाब आपको मिल गया कि सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के और 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं. लेकिन देखो सवाल में भी क्या लिखा, आरबीआई इज बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स. आरबीआई का जो बेंचमार्क पॉलिसी रेट है, आई होप यूर गॉट गेटिंग माय पॉइंट. यस, मेघना इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में है ना. यस, आगे चले, आगे बढ़े, पक्का. यस, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं. 2015 का ये क्वेश्चन करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा, वो है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन. बड़ा अच्छा टॉपिक है, वो कल करेंगे. अभी आप 2015 का ये सवाल करिए. विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन in India is the responsibility of the government of India only. Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. Decreased money circulation help in the controlling inflation. Increased money circulation help in the controlling the inflation. मतलब पढ़ते ही आंसर आ जाता है, पढ़ते ही आंसर आ जाता है. यस वैष्णवी, उस पर भी आते हैं. क्या आंसर है, नो रोल आरबीआई का गलत, ओनली रोल गवर्नमेंट का गलत, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन सही है, इंक्रीज मनी सर्कुलेशन होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गलत. आंसर इज सी. यस, चलिए थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए. आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो आते कहां से, आरबीआई गवर्नर एंड डेप्टी गवर्नर्स आर सेलेक्टेड बाय द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी विच इज हेडेड बाय ए कैबिनेट सेक्रेटरी. आईएएस जो आप बनेंगे आगे चल के, अगर सबसे मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेंगे, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी. तो फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट के लिए सर्च करने वाली कमिटी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट के लिए सर्च करने वाली कमिटी को बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है. फिर एक अपॉइंटमेंट कमिटी होती है अंदर पीएम, उनको दिया जाता है और वहां से आपके गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का चयन होता है. यस, so they are selected by search cum selection committee headed by the cabinet secretary. IAS. अंडरस्टूड, पक्की बात है. लिख लिया आपने, डन. सो दिस इज इट फॉर टुडे. कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, क्योंकि हमें कल मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन टॉपिक से, नए टॉपिक से शुरू करेंगे. सो आज रहने देते हैं, कोई बात नहीं, हम इस चीज को कल कर लेंगे. आई होप यहां तक आपको जो चीज समझा रहे हैं, जो चीज करा रहे हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है. इकोनॉमी अब आपको थोड़ा सा होल्ड में आने लगी होगी, इकोनॉमी अब आपको इजी लगने लगी होगी. इकोनॉमी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं, अगर डरते थे तो आई होप आपका थोड़ा सा डर कम हुआ होगा, डर खत्म हुआ होगा. तो आज के लिए इतना ही. कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो थैंक यू, नमस्ते, जय. अंडर पीएम, यस.
रिवाइज इट, जितना अभी तक पढ़ा है रिकॉल कर लीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, नो इश्यूज। सब कुछ रिवाइज कर डालिए, जितना हमने शुरुआत से पढ़ा पहले लेक्चर से अभी तक, सब रिवाइज कर डालिए, सब रिवाइज कर डालिए। एमपीसी स्लाइड पेज टू राइट, राइट क्या करें, यही था ना? ये तो रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निखिल, यस, डन डन, ओके।